हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे MED 002 का चैप्टर नंबर 1 सतत विकास क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाइनली इग्नू की तरफ से आपको बता दिया गया है कि इग्नू के सभी कोर्सेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी MPS के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को इस बात की टेंशन है कि अब इतने कम टाइम में तैयारी कैसे की जाए। इग्नू ने ये बताया है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम शुरू करवा दिया जाएगा। तो अब हम देखिए यहाँ पे करीब मान के चले कि 1 मंथ का टाइम है आपके पास। ऐसे में कंप्लीट 8 सब्जेक्ट का स्टडी कर पाना डिफ़िकल्ट होगा। तो हमारा प्रयास रहेगा हम MED 2 के और कुछ अन्य बुक्स के भी कोर्सेज़ को कवर करवा पाएँ। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम आज फर्स्ट चैप्टर MED 002 का सतत विकास क्या है को डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, साथ ही आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे आप जाकर ज़रूर देख लें, वरना ये सेकंड पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेकंड पार्ट में हम कौन कौन से टॉपिक्स को लेने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अभिवृद्धि प्रतिमान के आलोचक। दूसरा हेडिंग होगा इसका हमारा औद्योगिकरण। थर्ड होगा शहरीकरण। फोर्थ असमताएं। और फिफ्थ होगा संसाधन उपयोग। तो यहाँ पे ये 5 टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद एक पार्ट और रह जाता है, पार्ट 3, जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था सतत विकास क्या है, उसकी पूरी इंट्रोडक्शन को। सतत विकास क्या है, सततशीलता क्या है, विकास क्या है और सतत विकास के क्या उद्देश्य हैं। तो सेकेंड पार्ट को समझने के लिए मस्ट है आप पहले फर्स्ट पार्ट को क्लियर करें, तभी आप आगे बढ़ें। तो उस वीडियो को पहले आप जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए एक एक करके हम मुख्य पॉइंट्स को उठाते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग हमने आपको बताया कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अभिवृद्धि प्रतिमान की आलोचना कीजिए। ये हमारा फर्स्ट हेडिंग है। देखिए, हेडिंग से आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा होगा कि हमें आखिर इसमें क्या बताना है या किस बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको आप ही की लैंग्वेज में मैं थोड़ा इजी करके बताता हूं। तो फर्स्ट हेडिंग का मतलब है हमारे किसी राष्ट्र की अभिवृद्धि, वृद्धि या विकास को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मापदंड की आलोचना। देखिए, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, हम जब किसी चीज़ को मापते हैं, सपोज आप अगर कोई भार को नापते हैं तो किलोग्राम में मापेंगे, ठीक है। कोई लिक्विड चीज़ है तो उसे लीटर में काउंट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक राष्ट्र की, एक देश की, हम ये कहें कि उसकी अभिवृद्धि को या उसके विकास को या उसकी वृद्धि को नापना हो तो कौन से मापदंडों का यूज़ करते हैं। कॉमन हम 2 मापदंड यूज़ करते हैं, GDP और GNP। तो इन्हीं GDP और GNP का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है हमें। इसमें आलोचना करनी है कि एक राष्ट्र की अभिवृद्धि में या वृद्धि में जिन मापों का हम प्रयोग करते हैं वो गलत है, उसकी नेगेटिव चीज को हमें इसमें दिखाना है। तो पहले ही बता दिया कि राष्ट्र की वृद्धि को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, GDP और GNP का। तो देखिए, जब हम GDP और GNP का प्रयोग करते हैं तो देखिए ये कौन सा मापक है, ये मात्रात्मक वृद्धि का मापक है। तो GDP और GNP से जब किसी देश के विकास की हम मापते हैं तो इससे हमें पता चलता है मात्रात्मक रूप में, है ना। जैसे कि आप सुनते होंगे कि सन 2019 से 2020 क्वार्टर टाइम तक जो है GDP हमारा कितने रहा या पिछले 1 साल का GDP कितने रहा। तो ये मात्रात्मक वृद्धि है, क्योंकि GDP की जो वृद्धि दर होती है वो किस प्रकार होगी, काउंटिंग में होगी 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। इसमें हम अपने निर्धारण भी करते हैं कि हमें GDP अपना कितना रखना है। तो ये मात्रात्मक वृद्धि का पता चलता है। लेकिन यहाँ हमें इसकी आलोचना करनी है। तो आलोचना इससे ये निकल कर आती है कि GDP और GNP का जो मापन है, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये केवल मात्रात्मक वृद्धि का पता लगाता है। इससे एक बहुत बड़ा हिस्सा छूट जाता है, जिसे हम सांस्कृतिक व मानवीय मूल्यों के रूप में देखते हैं। तो किसी व्यक्ति का, किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, उसके मानवीय मूल्यों का विकास हो पा रहा है या नहीं, वो GDP और GNP से मापा नहीं जा सकता। क्लियर फ्रेंड्स। तो क्या आपको समझ में आया
कि जीडीपी और जीएनपी जो है एक मात्रात्मक वृद्धि का पता लगाते हैं, इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था में क्या विकास हो रहा है केवल इतना पता चल पाता है। इससे ये क्लियर नहीं होता कि एक राष्ट्र की सांस्कृतिक व मानवीय मूल्यों के विकास में कितना बड़ा योगदान रहा या विकास हो भी रहा है या नहीं हो रहा। एक दूसरे शब्द में कहें तो जीडीपी और जीएनपी क्या है, इनका केंद्र बिंदु क्या है, मूर्त उत्पाद। मूर्त उत्पाद वो हुए जिनको हम काउंट कर सकते हैं और ये अमूर्त मूल्यों को आकलन नहीं करता। ठीक है, अमूर्त मूल्य अब कौन से आएंगे, अमूर्त मूल्य यानी कि स्वास्थ्य, ठीक है, जैव विविधता और जमीनी पानी का स्तर। तो क्या हम जीडीपी और जीएनपी से ये नाप सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना स्वस्थ है, कितना होना चाहिए, या जैव विविधता कितनी बरकरार है, जमीन के नीचे कितना पीने योग्य पानी बचा है। ये हम इसकी इसलिए बात कर रहे हैं कि अब जो विकास का दायरा है केवल जीडीपी और जीएनपी नहीं है, इसमें कई अन्य अमूर्त मूल्यों को भी शामिल किया गया है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। व्यक्ति बी जो है 20,000 रुपये मंथली कमा रहा है और व्यक्ति ए जो है 10,000 रुपये मंथली कमा रहा है। लेकिन जो 20,000 व्यक्ति कमाने वाला है, इसके धन का अधिकतर हिस्सा जो है इसके स्वास्थ्य पे खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे एरिया में रहता है जहां पे स्वच्छ पेयजल नहीं है, जहां का वातावरण बहुत दूषित है और जैव विविधता, हरियाली ये सब बिल्कुल नहीं है। तो इसको अपने आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने स्वास्थ्य पे खर्चा करना पड़ता है। जबकि वहीं जो व्यक्ति ए है वो 10,000 मंथली ही अर्निंग कर रहा है, लेकिन एक ये ऐसे इन्वायरमेंट में है जहां पे इसको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है, एक स्वस्थ वातावरण में रह रहा है, स्वास्थ्य पे इसका नाम मात्र का खर्चा हो रहा है। तो ऐसे में बी के अकॉर्डिंग ए व्यक्ति जो होगा, ए पर्सन, ये ज्यादा बेटर जी पाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब हम एक देश के बारे में बात करते हैं उस विकास की, तो विकास का अर्थ यहाँ पे केवल जीडीपी, जीएनपी और पैसे से नहीं है, बल्कि ये भी है कि उस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार की है, क्या वहाँ पीने योग्य जल भी उपलब्ध है या नहीं है। तो आप समझ गए इतना हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए जीडीपी और जीएनपी जो है, इसको मैंने पहले ही क्लियर किया ना कि गरीबी और जो अमीरी है वो किस प्रकार से डिफेंड हो रही है कि एक अमीर व्यक्ति है फिर भी वो सुखी नहीं है, और जो कम आय कर रहा है व्यक्ति ए की जो बात कर रहे थे वो बेटर कंडीशन में है। वो इसलिए क्योंकि जीडीपी और जीएनपी जो है उससे गरीबी जो है नहीं आकी जा सकती। देखिए कहने को तो हम ये कहते हैं कि भारत की विकास दर जो है 6% की दर से बढ़ रही है, लेकिन क्या इससे गरीबी कम हो रही है? क्या इससे हम गरीबी को नाप पाएंगे? देखिए इससे गरीबी नहीं नापी जा सकती, क्योंकि सबसे बड़ा इसका कारण क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था में या जीडीपी जो में मुख्य जो योगदान रहता है वो एक ऐसे वर्ग का होता है जिसे हम उच्च वर्ग के नाम से जानते हैं, जो अधिकतर धन संपत्तियों का मालिक है। और ऐसे में क्या होता है, गरीबी और अमीरी की खाई लगातार बढ़ती जाती है। अमीर जो है और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। तो जीडीपी और जीएनपी गरीबी को मापने का सही तरीका, मापदंड नहीं है। तो ये फर्स्ट हेडिंग आपको क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सूचना फ्रेंड्स कि इसके पीडीएफ नोट्स को भी आप परचेज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहां से आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके इसके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हेडिंग नंबर 2 की तरफ, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है औद्योगिकरण। तो देखिए सारी एक ही चीज से कड़ियां जुड़ते जा रही है, क्योंकि सतत विकास की बात कर रहे हैं। विकास किस प्रकार का होना चाहिए इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए औद्योगिकरण की शुरुआत कब होती है? ये इसकी शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी के मध्य के उपरांत इंग्लैंड में इसकी शुरुआत होती है। और औद्योगिकरण की जो क्रांति आती है ये एक नई उत्पादन प्रणाली को जन्म देती है। और कौन सी उत्पादन प्रणाली होती है? ये होती है कारखाना प्रणाली। पहले जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था वो घरों में किए जाते थे, बहुत छोटी इकाई के रूप में किए जाते थे। लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति आई, इसके बाद से कारखाना प्रणाली को जन्म दिया और बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाना लगा और एक ही जगह पे बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। देखिए शुरुआत तो हुई इंग्लैंड में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये अन्य यूरोपीय देशों में भी इसका फैलाव होता गया। अब औद्योगिकरण के देखिए यहाँ पे दो प्रभाव पड़े। पहला तो तकनीकी विकसित हुई इससे और उत्पादन में परिवर्तन आया, है ना। औद्योगिकरण से क्या हो कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित हो गई। अब हाथों की जगह मशीनों ने ले लिया, मशीन से उत्पादन हो रहा था और उत्पादन में परिवर्तन आया। उत्पादन में परिवर्तन इस तरीके से कि एक छत के नीचे हजारों लोग बैठकर, खड़े होकर जो है
बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन मशीनों के द्वारा कर पा रहे थे। तो पहला परिवर्तन तो ये आया। दूसरा परिवर्तन, इसका बहुत गंभीर सामाजिक प्रभाव हमें देखने को मिला जो कि नेगेटिव था, इसने समाज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। तो इसी को अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए पॉजिटिव वे में ये रहा कि इससे तो संपन्नता आई, ठीक है, एक तो इससे संपन्नता आई, और नेगेटिव में देखेंगे तो इससे और ज्यादा दुर्दशा हुई दूसरी ओर, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों है, हालांकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में बात करें तो हमें दहन इंजन मिला। जो इंजन की बात करते हैं, उस समय हमने कोयले के द्वारा जो इंजन काम करते थे या भाप इंजन जो थे भाप के द्वारा करते थे, तो ये टेक्नोलॉजी विकसित हुई। इसके अलावा अन्य तकनीक आए, लेकिन इसका खतरनाक और दुष्प्रभाव ये पड़ा कि इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, ठीक है। फायदे के रूप में तो ये देखिए कि उद्योगों के लिए इसमें देखिए एक तो कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। अब ये कच्चे माल को कहाँ से प्राप्त करते थे ये औद्योगिक देश? ये कच्चे माल के लिए गरीब देशों पर निर्भर थे और उनका संसाधनों का दोहन करते जा रहे थे लगातार। और जो उत्तर के जो विकसित देश थे, यानी जो ये औद्योगिक देश थे, इनको तो अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन इससे गरीब देशों को हानि हुई, जिसके कारण क्या हुआ, आर्थिक असंतुलन बढ़ गया। यानी गरीबी और अमीरी वाली यहाँ बात आ जाती है कि अमीर और अमीर होते चला गया, गरीब और गरीब होते चला गया। और इसके पर्यावरण के प्रभाव के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एक अरल सागर हुआ करता था जो कि सूख गया, नाभिकीय प्रदूषण की समस्या ने जन्म ले लिया, और वायु तथा जल प्रदूषण की समस्या भी इससे बढ़ने लगी। हमने इसके पॉजिटिव वे में देखते हैं तो बिजली का उत्पादन किया, परिवहन का व्यवस्था शुरू की, कृषि में मशीनीकरण का उपयोग हुआ, और रासायनिक बीजों और खादों का प्रयोग होने लगा। लेकिन इससे भी पर्यावरण समस्या बढ़ी। बिजली के उत्पादन के कारण वायु प्रदूषित हुआ, और इसके कारण कृषि में जो हम मशीनीकरण और रासायनिक का प्रयोग किया, इससे क्या हुआ कि कई पृथ्वी पे कई प्रजातियां लुप्त हो गई, क्योंकि इतने ज़्यादा हमने पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया कि इससे जीव जंतु विलुप्त होने शुरू हो गए। तो ये हमारा सेकेंड हेडिंग था। अब हम आते हैं थर्ड पे, यानी कि शहरीकरण में, जो कि औद्योगिकरण का ही अगला भाग है, क्योंकि जब औद्योगिकरण आया तभी शहरीकरण ने जन्म लिया। तो देखिए जैसे ही औद्योगिकरण में वृद्धि होती है वैसे ही शहरों का विस्तार होना शुरू हो जाता है। शहरों के विस्तार के लिए क्या किया गया, शहरों और कस्बों के विस्तार के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो कृषि योग्य जमीन थी उनको समाप्त कर दिया गया, जंगलों को साफ करना पड़ा, तो इससे कृषि और जंगल को बहुत अधिक क्षति हुई। शहरों और कस्बों के विस्तार से क्या हुआ कि अप्रबंधनीय प्रवासन शुरू हो गया, यानी कोई प्रबंध ही नहीं था कि किस प्रकार बाहर से लोग शहरों में आएंगे, कैसे रहेंगे, प्लानिंग कुछ भी नहीं थी। एकाएक औद्योगिकरण आया, शहरीकरण शुरू हुआ, और एक अप्रबंधनीय प्रवासन यानी कि आना जाना लोगों का शुरू हो गया। इससे क्या हुआ, शहरीकरण से कि जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि से देखिए मौलिक सुविधाओं में कमी आई। इससे क्या हुआ, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ गई, गरीबी बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ी। देखिए आज तक ये समस्या अभी भी बरकरार है और हम ये समझने और मानने को तैयार नहीं है कि विश्व की सभी समस्याओं का सबसे बड़ा जो कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। हम भारत के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो हमारे पास आज जिस हम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस बीमारी से, इसका भी सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। अगर ये जनसंख्या नियंत्रण में होती तो हमारे पास अस्पतालों की भी कमी नहीं होती, ना ही रोजगार की कमी होती, ना ही स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती, और ना ही लोग मौलिक सुविधाओं से वंचित रहते। समस्या यही है क्योंकि हॉस्पिटल गिने चुने हैं और मरीज जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जॉब्स लिमिटेड है और कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव रहता है कि वो किस प्रकार से लोगों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जो कि एक असंभव सा प्रतीत होता है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण में नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो शहरी निवासी हैं, तो ये गरीब शहरी निवासी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 वर्ग हैं इनका। एक तो हम इन्हें गृहहीन, दूसरा झुग्गियां और स्लम बस्तियों के रूप में जानते हैं। दिल्ली में हो या आप मुंबई में हो, ऐसी बहुत सारी झुग्गियां और स्लम बस्ती के बारे में जानते होंगे, ठीक है। मुंबई में धारावी की अगर हम बात करें, या हम दिल्ली के साउथ दिल्ली में अगर हम संगम विहार की बात करें, दक्षिणपुरी की बात करें, या इसके अलावा सीलमपुर जैसी बस्तियां हैं, स्लम है, जहां पे इतनी भीड़ है और वो भी इतने डर्टी एरिया में, जिसके वजह से हुआ क्या है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, पेयजल की कमी है, यहाँ पे सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, और इन सभी कारणों से क्या होता है कि लोग बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं।
अन्य समस्याएं भी कुछ है शहरों से लेकर, क्योंकि शहरों में देखिए इतना ज़्यादा कूड़ा एकत्रित होता है, साथ ही साथ एक तो घरेलू कूड़ा और दूसरा जो है औद्योगिक कचरे का ढेर इकट्ठा हो जाता है। अब इन कचरे के ढेरों को क्या किया जाता है कि शहर के बाहर फेंकने का इनको प्रयास किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण तो बढ़ता ही है, साथ में जब इन कचरों को जलों में नदियों में बहाया जाता है तो इससे जल प्रदूषण भी बढ़ता है। जंगल को समाप्त करने पड़े शहरों का निर्माण करने के लिए, कचड़ों को नदी में प्रवाह कर दिया गया, जिससे जो वन्य माफ कीजिएगा जो जल जीव है उनको बहुत ज़्यादा क्षति हुई, और जो नदियों के किनारे बसे लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इसका नुकसान सहना पड़ा। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का जो अधिकतर पॉल्यूशन जो है, जो कचरा है औद्योगिक कचरा, वो सीधे यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे पूरी जलीय प्रणाली जो है खत्म हो चुकी है। जलीय जीव जो है, जल के जीव वो समाप्त हो चुके हैं, और यमुना नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उनका जीवन भी अब दूभर हो गया है। लास्ट हेडिंग है हमारा इसमें, सेकंड लास्ट माफ कीजिएगा, असमताएं। तो असमताओं से यहाँ पे अर्थ है कि किस प्रकार की असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं गरीब और अमीरों के बीच में। तो ये चीज उजागर कब होती है, जब HDI यानी माफ कीजिएगा HDI से हम मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने इस बारे में बताया कि किस प्रकार से उत्तर और दक्षिण देशों के बीच आय की या गरीबी अमीरी का अंतर जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए इसका कारण ये है कि जो अमीर लोग हैं वो अत्यधिक उपयोग और उपभोग कर रहे हैं। जो संसाधन है, अमीर हालांकि है तो लिमिटेड, ठीक है, ये कुछ सीमित संख्या में है, इनकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन ये हमारे संसाधनों का सबसे ज्यादा दोहन कर रहे हैं। वहीं अगर हम गरीबों की बात करें तो अपनी गरीबी के कारण इन्हें अपनी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना पड़ रहा है, और ये जो अमीर है अत्यधिक पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। गरीबों की अगर हम बात करें तो हम देखें अगर विकासशील देशों के बारे में, तो विश्व की 77% जनसंख्या जो है इन विकासशील और गरीब देशों में रहती है, लेकिन विश्व के कुल आय का केवल इनके पास 15% ही हिस्सा आता है। ऐसे में ये संसाधनों का दोहन करने और गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ने यह अनुमान लगाया था कि आने वाले दशकों में जो है गरीबों की संख्या और बढ़ेगी, और इसके लिए उन्होंने उत्तरदायी कारक बताया अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्थाओं की विकास नीति। जो भी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्थाएं हैं तो ये कुछ इस प्रकार से कार्य नीति बनाते हैं या जो है नीतियों को इस प्रकार से बनाते हैं कि उसका अधिकतम लाभ जो है केवल और केवल विकसित देशों को मिलता है, और गरीब देश और गरीब होते चले जाते हैं। अब आते हैं हम लास्ट हेडिंग पे, संसाधन उपयोग, कि संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से होना चाहिए। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण 4 ही संसाधन हैं, जिनमें भूमि, जल, वायु और वन, ये 4 चीजें आती हैं, और इन 4 के प्रति केवल एक व्यक्ति या एक संस्था की उत्तरदायित्व नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन चारों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत लेवल पे वर्क करना चाहिए, और प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संस्थाओं को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, तभी ये संसाधन हमारे लिए बचे रह पाएंगे। अगर हम बात करें औद्योगिक देशों की, जिनमें G8 शामिल है, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन शामिल है, या यूरोपीय संघ शामिल है, तो देखिए इनकी विश्व का कुल जनसंख्या कितना है, 23% ये हिस्सा कवर करते हैं विश्व जनसंख्या का, जो कि संपूर्ण एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से भी ज्यादा संसाधनों का उपयोग करते हैं। देखिए जनसंख्या में ये 23% है, और लेकिन ये इनका जो संसाधनों का उपयोग है बहुत अधिक है, बहुत हाई लेवल पे ये नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनका यूज करते हैं। ऐसे में इनका समाप्त होने का खतरा है, इसलिए इनको इन पे डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, संसाधनों का लिमिटेड यूज करना चाहिए। यहाँ पे उत्तरी देशों की बात करें, जो विकसित देश हैं, उनके द्वारा सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी खतरनाक गैसों को छोड़ा जाता है, जो कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा दूषित करते हैं। इस चीज में अकेला योगदान देखिए अमेरिका का 28% है। अमेरिका विकास की, आज तो हम जिसे विकसित देश के नाम पर जानते हैं, इसने अपने विकास के लिए सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए उत्तर और दक्षिण में जो एक डिबेट है इस चीज को लेकर कि आपने ज्यादा पर्यावरण को क्षति पहुंचाया तो उसकी भरपाई भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये चैप्टर में फ्रेंड्स ये सेकेंड हेडिंग हमारा खत्म होता है। थर्ड पार्ट आपके लिए बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।